हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो सबसे पहले तो आज जो है इंडिपेंडेंस डे है, 75th इंडिपेंडेंस डे है। तो आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं इंडिपेंडेंस डे की। आप सभी को हैप्पी इंडिपेंडेंस डे। आई होप आप लोग जो है एंजॉय कर रहे होंगे, सेलिब्रेट कर रहे होंगे इंडिपेंडेंस डे को। तो आज का हमारा जो ये वीडियो है, इसमें हम अगेन पीजीटी के क्वेश्चन देखने वाले हैं और ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन होंगे हमारे। तो आप लोग वीडियो जो है पूरा देखिएगा, वीडियो अंत तक देखिए और वीडियो में बने रहिए। और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करिएगा। तो चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि किस तरीके से क्वेश्चन है। और इसके अलावा जिन लोगों ने मेरा चैनल सब्सक्राइब करके रखा है, जो लोग वीडियो को देखते हैं, लाइक भी करते हैं, और कुछ लोग ऐसे भी हैं जो कमेंट भी करते हैं और उनको मतलब हेल्पफुल लगता है, तो जब वो कमेंट करके बताते हैं तो मुझे जो है बहुत ज़्यादा खुशी मिलती है, बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है और मोटिवेशन मिलता है कि हम आपके लिए वीडियोस लेकर के आएँ। तो उन लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद, जो लोग हमेशा सपोर्ट करते हैं और हमेशा जो है अच्छे अच्छे कमेंट करते हैं। तो आप लोग जो है मेरे साथ बने रहिए। चलिए स्टार्ट करते हैं, आज का क्वेश्चन देखते हैं। और इम्पॉर्टेंट हैं सारे क्वेश्चन, आप चाहे नेट की तैयारी कर रहे हो, चाहे जिस भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो सोशियोलॉजी से रिलेटेड। और पीजीटी का एक अलग से प्लेलिस्ट बना हुआ है। तो कुछ लोग कमेंट में पूछ रहे हैं पीजीटी के थिंकर्स के बारे में। तो पीजीटी में जो भी 3 से 4 थिंकर हैं, अरविंदो हो गए, गांधी हो गए, राधा कमल मुखर्जी, भगवान दास, यही सारे थिंकर हैं। इमाइल दुर्खिम, हर्बर्ट स्पेंसर, अगस्त कॉन्ट। तो इन सारे थिंकर के वीडियो हमने जो है पीजीटी का जो प्लेलिस्ट है उसमें बना रखा है, तो आप उससे जाकर के एक बार ज़रूर चेक करिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखिए आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 1। सुधारक सेवाओं के केंद्रीय ब्यूरो यानी सेंट्रल ब्यूरो ऑफ करेक्शनल सर्विसेज की स्थापना हुई थी। सुधारक सेवाओं के केंद्रीय ब्यूरो जो है इसकी स्थापना कब हुई थी? 1950 में, 1951 में, 1955 में, 1961 में। तो इसकी स्थापना हुई थी 1961 में। इसका राइट आंसर होगा 1961। तो देखिए जी, जो ये सेंट्रल ब्यूरो ऑफ करेक्शनल सर्विसेज है, इसकी स्थापना 1961 में राष्ट्रीय सांख्यिकी और गाइड बुक की तैयारी और मॉडल योजनाओं के संग्रहण और संकलन के लिए की गई थी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्न में से कौन सा सिद्धांत सीखने का है? धर्म का कार्यात्मक सिद्धांत, सीखने का, एक सेकेंड ऑप्शन शायद गलत हो गया, यहाँ पे रहेगा नियंत्रण का सिद्धांत, नियंत्रण का सिद्धांत। और तीसरा है सामाजिक संरचना का सिद्धांत, चौथा है संबद्ध प्रत्यावर्तन का सिद्धांत। तो इसमें से सीखने का कौन सा नियम है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, संबद्ध प्रत्यावर्तन का सिद्धांत। थ्योरी ऑफ कंडीशनिंग जो है ये सीखने का सिद्धांत है, और इसको किसने दिया था? तो इवान पावलोव जो हैं इन्होंने इस सिद्धांत को दिया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। बुर्जुआकरण क्या है? श्रमिक वर्ग की गतिशीलता की विफलता, उद्योग का स्वचालन, मध्यम वर्गीय पहचान का पुनर्निरूपण, श्रमिक वर्ग में मध्यम वर्गीय आकांक्षाओं, जीवन शैली की रचना प्रक्रिया। तो बुर्जुआकरण से आप क्या समझते हैं? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, श्रमिक वर्ग में मध्यम वर्गीय आकांक्षाओं, जीवन शैली की रचना प्रक्रिया जो होती है। और जो ये परिभाषा है बुर्जुआकरण की, ये डिक्शनरी ऑफ सोशियोलॉजी के अनुसार है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। मानव समाजों का कृषि से उद्योग और पश्च उद्योग में स्थानांतरण मुख्य रूप से निम्नलिखित के कारण हुआ है। किसके कारण हुआ है? तो पहला है प्रौद्योगिकी नवीनताएं, दूसरा है उत्पादकता, तीसरा है ए और बी दोनों, चौथा है कार्य के लिए प्रशिक्षण। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, ए और बी दोनों। मानव समाजों में कृषि से उद्योग और पश्च उद्योग में जो स्थानांतरण हुआ है उसका मुख्य रूप से कारण क्या है? प्रौद्योगिकी नवीनताएं और उत्पादकता के लिए ज्ञान का प्रयोग, इसी के कारण। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 5। भारत में मताधिकार की न्यूनतम आयु क्या है? 18 वर्ष, 19 वर्ष, 20 वर्ष, 21 वर्ष।
बहुत ही इजी क्वेश्चन है, सभी को पता होगा। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए 18 वर्ष। भारत में मताधिकार की जो कम से कम आयु होती है वो 18 वर्ष होती है। संविधान के अनुच्छेद 326 में यह प्रावधान किया गया है। और ये जो निर्धारित किया गया है आयु, ये जो है पहले कितना था, पहले 21 था। 1989 में 21 था, लेकिन जो है बाद में इसे जो है 18 कर दिया गया था। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 6। शारदा एक्ट क्या रोकने के लिए पारित हुआ था, यानी किससे संबंधित है शारदा एक्ट? तो पहला है विधवा पुनर्विवाह, दूसरा है बाल विवाह, तीसरा है देवदासी प्रथा, चौथा है दहेज प्रथा। तो शारदा एक्ट जो है वो संबंधित है बाल विवाह से। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। जो हरविलास शारदा जी थे, इन्हीं के प्रयासों से बाल विवाह निषेध कानून जो है यानी शारदा एक्ट बना था। और इस कानून में जो है लड़कों के विवाह की जो आयु थी वो 18 वर्ष की गई थी और लड़कियों की 14 वर्ष निर्धारित की गई थी। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 7। थोड़ा बैकग्राउंड में अगर आपको आवाज़ आ रही होगी तो आप प्लीज़ उसे इग्नोर करिएगा, क्योंकि आसपास में जो है साउंड बज रहे हैं तो उसको हम नहीं रोक सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, श्री नारायण धर्म परिपालन प्रमुख रूप से प्रवर्तित किया गया था नायरों में, ब्राह्मणों में, एजावा में, नायरों में। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, जो एजावा में। तो 1888 में जो नारायण थे, श्री नारायण गुरु, इन्होंने जो है शिवलिंग की स्थापना की थी। केरल की जो पुरानी सामाजिक व्यवस्था थी उसको समाप्त करके उन्होंने सामाजिक पुनर्जागरण आरंभ किया था। उन्होंने जो ताड़ी का काम करने वाले होते हैं, एजावा समुदाय के लोग, वो ताड़ी का काम करते हैं, उनको उन्होंने संगठित किया और श्री नारायण धर्म परिपालन यानी जो SNDP आंदोलन भी इसको बोला जाता है, इसका इन्होंने स्थापना किया था। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 8। निम्नलिखित में से कौन परिवर्तन संवर्धक आंदोलन नहीं है? पहला है साक्षरता आंदोलन, दूसरा है महिला मुक्ति आंदोलन, तीसरा है दलित आंदोलन, चौथा है आरक्षण विरोधी आंदोलन। तो इसमें से कौन सा आंदोलन है जो परिवर्तन संवर्धक आंदोलन नहीं है? तो देखिए, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, आरक्षण विरोधी आंदोलन। आरक्षण विरोधी जो आंदोलन है ये परिवर्तन संवर्धक आंदोलन नहीं है। बाकी की जो आंदोलन है, साक्षरता आंदोलन, ये भी एक तरह से परिवर्तन लाता है। महिला मुक्ति आंदोलन ये भी परिवर्तन लाता है। दलित आंदोलन जो है ये भी परिवर्तन के लिए होता है। आरक्षण विरोधी जो आंदोलन है ये आरक्षण खत्म करने के लिए होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। अनुष्ठान प्रदूषण के मुख्य आधार कौन से हैं? जन्म एवं विवाह, शारीरिक उत्सर्जन, मृत्यु, जन्म, शारीरिक उत्सर्जन एवं मृत्यु। ये जितने भी क्वेश्चन आप देख रहे हैं ये सेम टू सेम जो क्वेश्चन पूछे गए हैं प्रीवियस ईयर PGT के जितने भी एग्जाम्स हुए हैं वही सारे क्वेश्चन हैं। तो आप ये मत सोचिएगा कि ये किसी और एग्जाम के हम उठा करके लेकर आ गए हैं या फिर अपने से बनाए हैं। नहीं, आपको जो भी दिख रहा है ये सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हैं। तो आपको क्वेश्चन का एनालिसिस करना बहुत जरूरी है कि कैसे कैसे क्वेश्चन आए हैं। तो देखिए, इसका जो है राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, जन्म, शारीरिक उत्सर्जन एवं मृत्यु। अनुष्ठान प्रदूषण के ये मुख्य आधार हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। सहजातीयता क्या है? गर्व करना और इसके अलावा अपने समुदाय पर गर्व करना यानी किस पर गर्व करना? अपने समुदाय पर, अपने व्यक्ति पर, जिस वर्ग के साथ उसका संबंध है उसके साथ अपनी पहचान कायम रखने की आदिम भावना रखना, औपचारिक पूजा एवं पृथक्करण। तो सहजातीयता का क्या मतलब होता है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी जिस वर्ग के साथ आपका संबंध है उसके साथ अपनी पहचान कायम रखने की जो आदिम भावना होती है वो सजातीयता या सहजातीयता कहलाती है, यानी होमोजेनिटी। होमोजेनिटी का मतलब ही होता है कि जिस वर्ग के साथ आपका संबंध है आप उस पर गर्व करते हैं, आप उसी के साथ अपनी पहचान बनाते हैं। और रॉबर्ट रेडफील्ड जो थे, इन्होंने विशेषताएं भी बताई थी लघु समाज की। तो उसमें इन्होंने लघु समुदाय की 4 विशेषताओं में सजातीयता भी एक विशेषता बताई थी इन्होंने। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 11। हमारे वर्तमान समाज की विशेषता है संस्कृतिकरण, स्थानीयकरण, सार्वभौमिक, उक्त तीनों। तो हमारे वर्तमान समाज की क्या विशेषता है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, उक्त तीनों, यानी सांस्कृतिकरण, स्थानीयकरण और सार्वभौमिक। ये तीनों ही हमारे समाज की विशेषताएं हैं।
अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 12। अधोलिखित में से सही विकल्प चुनकर रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। डैश एक ही समय में लोकतांत्रिक और संपूर्णतावादी होती है। तो ये जो डैश है आपको इसी में फिल करना है। क्या होती है? प्रथा, कानून, फैशन, संस्कृति। तो देखिए इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, कानून। कानून जो होता है वो एक ही समय में लोकतांत्रिक और संपूर्णतावादी होती है। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 13। सर्वाधिक धनी व्यक्ति के लिए निम्नलिखित में से कौन सी अवधारणा प्रासंगिक है? नेतृत्व, अभिजन, शक्ति, उपर्युक्त में से कोई नहीं। जो सबसे ज्यादा धनी होता है आप उसे किस नाम से पुकारते हैं, क्या बोलते हैं उसे? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, अभिजन। अभिजन जो है ये कुलीन वर्ग का हिस्सा होते हैं, जिनको कुलीन परिवार बोला जाता है। कुलीन वर्ग का मतलब क्या होता है कि जिनके पास धन संपत्ति हर चीज़ें मतलब उनके पास पूरी फुलफिल होती हैं। और जो कुलीन वर्ग होते हैं यही राजनीति में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 14। निम्न अधोलिखित में से सही विकल्प चुनकर रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। डैश सामाजिक व्यवस्था बनाए रखती है जबकि डैश व्यक्ति क्रिया को प्रोन्नत करती है। तो इसमें आपको दो ऑप्शन भरने हैं। कौन कौन से? पहली है प्रथा और आदत, दूसरा है जनरीति और फैशन, तीसरा है संस्कृति और स्टाइल, चौथा है लोकाचार और फैशन। तो इसमें से आपको इसको विकल्प को भरना है। तो देखिए जो सामाजिक व्यवस्था को बनाए रखती है वो क्या चीज होती है? तो वो होती है लोकाचार। इसलिए इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। और जो व्यक्ति क्रिया को प्रोन्नत करती है वो होता है फैशन। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ये दोनों, लोकाचार और फैशन। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 15। मैकाइवर के सामाजिक प्रवरण के कार्यों में कौन सा सही नहीं है? पहला है प्रत्यक्ष सामाजिक प्रवरण, दूसरा है अप्रत्यक्ष सामाजिक प्रवरण, तीसरा है सैनिक सामाजिक प्रवृत्ति, चौथा है उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, सैनिक सामाजिक प्रवृत्ति। मैकाइवर के अनुसार जो सामाजिक प्रवरण होता है वो दो प्रकार से कार्य करता है, प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष। और सैनिक सामाजिक प्रवृत्ति जैसा इन्होंने कोई भी चीजें नहीं बताई थी। अगला क्वेश्चन देखते हैं फटाफट से, अब थोड़ा फास्ट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 16। कौन सा कथन इसमें से सही है? पहला है दुर्खीम एवं मैक्स वेबर के अनुसार समाज की मौलिक इकाई व्यक्ति होता है। दूसरा है दुर्खीम के अनुसार वर्ग जो है वो अंतिम सामाजिक सत्ता है, लेकिन मैक्स वेबर के अनुसार व्यक्ति ऐसा है। उपर्युक्त दोनों। और अगला है लास्ट, उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो देखिए इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी दुर्खीम के अनुसार वर्ग जो होता है वो अंतिम सामाजिक सत्ता है, लेकिन मैक्स वेबर के अनुसार व्यक्ति जो होता है वो ऐसा है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। तो दोनों की बातों में जो है मतभेद है, अलग अलग चीज़ें दोनों ने कही हैं। दुर्खीम जो है वो सामाजिक क्रियाओं के मुख्य रूप से किसको मानते हैं? समाज को मानते हैं। इनका कहना है कि सामाजिक क्रियाओं की जो उत्पत्ति होती है वो कैसे होती है? सामूहिक प्रतिनिधियों से होती है, जो कलेक्टिव रिप्रेजेंटेटिव होते हैं उनके कारण होती है। और ये क्या करते हैं? ये व्यक्ति की क्रियाओं को प्रभावित करते हैं। लेकिन वेबर का क्या मानना था कि जो सामाजिक क्रिया होती है, सामाजिक क्रिया को उत्पन्न करने वाला कौन होता है? स्वयं व्यक्ति होता है। तो इन्होंने व्यक्ति को महत्व दिया, उन्होंने समाज को महत्व दिया। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 है, अगर कोई पिता अपने बच्चों को किसी कार्य के लिए डांटता है या मारता है तो उसे वैध माना जाएगा। तो उसे वैध माना जाएगा, उसे आप क्या कहेंगे? सत्ता कहेंगे, शक्ति कहेंगे, प्रभुत्व कहेंगे, या फिर ए और बी दोनों कहेंगे? तो कोई पिता अगर अपने बच्चे को मारता पीटता है, डांटता है और उसे वैध भी माना जाता है तो उसे सत्ता कहा जाएगा, क्योंकि वो एक पिता की सत्ता है। यानी जो शक्ति होती है जब उसको सामाजिक वैधता प्राप्त हो जाती है तब वह सत्ता बन जाती है। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 18। किस विद्वान ने लिखा है अच्छा क्या है यह सामूहिक अनुभव से निश्चित होता है? कोई भी दूसरों की तुलना में अच्छा है इसलिए अच्छाई सामाजिक धारणा है। पहले हैं मैकाइवर, दूसरे हैं कार्नेजो, तीसरे हैं हॉबहाउस और चौथे हैं वीरकांत। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, कार्नेजो। कार्नेजो के अनुसार इन्होंने क्या मतलब ये परिभाषा दी है कि अच्छाई एक सामाजिक धारणा है। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 है, समाजशास्त्री क्षेत्र में किसी अन्य लेखक की अपेक्षा हर्बर्ट स्पेंसर के सामाजिक सिद्धांतों ने अधिक विवाद उत्पन्न किया है। यह किसने कहा है? बोगार्डस ने, सोरोकिन ने, बीरस्टीड ने, या फिर
F.S. मार्विन ने। तो देखिए इसका जो है राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, बोगार्डस ने। बोगार्डस का कहना था कि समाजशास्त्री क्षेत्र में अन्य लेखक की अपेक्षा हर्बर्ट स्पेंसर के जो सिद्धांत हैं वो ज़्यादा विवाद उत्पन्न करते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 20। आप लोग वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए, और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दीजिए। आगे और भी वीडियोज़ आने वाले हैं तो उसके लिए आप चैनल के साथ बने रहिएगा। अगला क्वेश्चन है, सर्वप्रथम विकसित होने वाली बर्बर प्रथा कौन सी थी? पहला है पशु बलि, दूसरा है शत्रु का रक्त पीना, तीसरा है मानव बलि, चौथा है नरभक्षिता। तो इसमें से सबसे पहले जो बर्बर प्रथा थी वो कौन सी थी? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, मानव बलि। जो समाजशास्त्री मॉर्गन है, इन्होंने कहा था कि पहले जंगली संस्कृति जो थी सबसे पहले वो आई, फिर बर्बर संस्कृति और फिर सभ्यता का विकास हुआ है। शत्रु का रक्त पीना और नरभक्षिता जो है ये जंगली संस्कृति का हिस्सा है, जबकि पुरातन विश्व में जो मानव बलि का चलन था वो बहुत पहले था और वो कम हो गया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 21। सती किस प्रकार की आत्महत्या का उदाहरण है? जो सती प्रथा थी वो किस प्रकार की आत्महत्या का उदाहरण होगा? पहला है विसंगति जन्य आत्महत्या, दूसरा है अहमवादी, तीसरा है परार्थवादी, चौथा है इनमें से कोई नहीं। जिन्होंने आत्महत्या का कॉन्सेप्ट पढ़ा होगा दुर्खीम का, वो आसानी से ये क्वेश्चन कर लेंगे कि जो सती प्रथा है वो किस तरीके की आत्महत्या है। तो देखिए इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, परार्थवादी आत्महत्या। परार्थवादी आत्महत्या में क्या होता है कि लोग मतलब दूसरों से इतना ज़्यादा जुड़ जाते हैं कि उनके साथ ही वो या फिर उनके लिए वो अपना जो है अपनी जान दे देते हैं, यानी वो समाज के कल्याण के लिए अपनी जान न्यौछावर कर देता है। अगला देखिए, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 22 है, नीचे दिए गए लेखकों और अवधारणाओं में से गलत कथन का चयन कीजिए। तो इसमें से एक गलत है वो आपको बताना है। तो पहले हैं कार्ल मार्क्स, प्रकृति और संस्कृति दो विपरीत ध्रुव है। दूसरे हैं अगस्त कॉम्टे, सामाजिक स्थायित्व और सामाजिक गतिशीलता। तीसरे हैं विल्फ्रेडो पेरेटो, अभिजनों का चक्रीकरण। चौथे हैं लेवी स्ट्रॉस, संस्कृति संचार के रूप में। तो इसमें से कौन सा जोड़ा जो है वो गलत है, ये बताना है आपको। तो देखिए इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, कार्ल मार्क्स। प्रकृति और संस्कृति दो विपरीत ध्रुव हैं, ऐसा इन्होंने कुछ भी नहीं कहा था। कार्ल मार्क्स ने संस्कृति के बारे में कोई बात नहीं की थी। कार्ल मार्क्स जो है ये द्वंद्वात्मक भौतिकवाद और वर्ग संघर्ष से संबंधित है। अगला क्वेश्चन देखिए, और बाकी के ऑप्शन जो है वो भी सही हैं। क्वेश्चन नंबर 23 है, निम्नांकित में से अवधारणा तथा उसकी विशेषता को इंगित करने वाला कौन सा जोड़ा गलत है? तो इसमें आपको गलत बताना है। सहकष्टी जो होता है, सहकष्टी जो प्रथा होती है ये क्या है? गर्भकाल तथा प्रसव के समय पति द्वारा भी पत्नी के सभी कष्टों का प्रदर्शन करना होता है। दूसरा है मातुले, तो ये उत्तराधिकार में पति की संपत्ति प्राप्त करना। तीसरा है माध्यमिक संबोधन, तो ये संबंधियों को पुकारने के लिए वास्तविक नाम का प्रयोग न करना। चौथा है परिहार, पति के बड़े भाई से दूरी रखना। तो इसमें से कौन सा जोड़ा गलत है ये आपको बताना है। तो देखिए इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, मातुले। मातुले जो है ये उत्तराधिकार में पति की संपत्ति प्राप्त करना नहीं होता है, बल्कि माता की संपत्ति प्राप्त करना होता है। जो मातृ सत्तात्मक परिवार होते हैं वहाँ पे जो उत्तराधिकार में संपत्ति प्राप्त होती है वो किसे होती है? वो जो महिलाएं होती हैं उनको प्राप्त होती है। बाकी साकष्टी प्रथा जो होती है वो क्या है? तो गर्भकाल के समय, प्रसव के समय पति द्वारा भी पत्नी के जितने भी कष्ट होते हैं वो उसी तरीके से वो भी एक्ट करता है। बाकी माध्यमिक संबोधन जो होता है वो भी मतलब संबंधियों को पुकारने के लिए इनडायरेक्ट कोई ना कोई नाम लेते हैं, तो उसे माध्यमिक संबोधन कहते हैं। परिहार क्या होता है? पति के बड़े भाई से दूरी रखना, यानी निषेध होता है। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 24। सोशियोमेट्री की विधि का उपयोग करने वाले प्रथम व्यक्ति कौन थे? सोरोकिन, J.L. मोरेनो, वेबर, लिप्सेट। ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है। तो देखिए, और पीजीटी के एग्जाम में बहुत सारे क्वेश्चन रिपीट होते हैं, तो आप लोग अगर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखे रहेंगे तो आपको 2-4 क्वेश्चन तो देखने मिल ही सकते हैं। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, J.L. मोरेनो। J.L. मोरेनो जो है ये सोशियोमेट्री यानी समाज मिति का इन्होंने जो है इस विधि का इन्होंने उपयोग किया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 25। अविद्यालीकरण यानी डी स्कूलिंग किससे संबंधित है? डी स्कूलिंग का जो कॉन्सेप्ट है ये किसने दिया था? पहले हैं इवान इलिश, दूसरे हैं पाउलो फ्रेरो, तीसरे हैं अरविंदो, चौथे हैं भगवान दास। आपको कोड में बताना है 1 और 2, केवल 1, केवल 4, 2 और 4। तो इसमें से जो डी स्कूलिंग का कॉन्सेप्ट है
ये दिया था इवान इलिस ने और पाउलो फ्रेरे ने। तो इसका राइट आंसर होगा 1 और 2। डी स्कूलिंग का क्या मतलब है? ये जो दोनों विचारक हैं इनका क्या मानना है कि जो बच्चों को स्कूल भेजा जाता है वो सही नहीं है। मतलब ये जो है बालक के विकास की प्रक्रिया में जो आधुनिक औपचारिक शिक्षा व्यवस्था है उस पर ये जो है क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 26। युद्ध के अस्त्र के रूप में प्रचार अणु बम से भी अधिक घातक होता है तथा यह शांति के मंत्र के रूप में संयुक्त राष्ट्र संघ से भी अधिक प्रभावपूर्ण होता है। यह कथन किसका है? आपको पहले भी बता चुके हैं कि कथन से क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछता है, तो आप लोग जो फेमस कोटेशन है फेमस थिंकर के, आप उन्हें जरूर जो है नोट करके रखिएगा। ऑप्शन में है कुप्पू स्वामी, दूसरे हैं क्रेस तथा क्रेचफील्ड, तीसरे हैं किम्बल यंग, चौथे हैं लासवेल। तो ये कथन किसका है ये आपको बताना है। तो देखिए ये जो कथन है इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, क्रेस तथा क्रेचफील्ड। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 27। झोपड़पट्टी की क्या पहचान है? पहला है रहन सहन की अमानवीय स्थितियां, दूसरा है वहां के निवासियों का विभिन्न अपराधों में संलग्न रहना, तीसरा है नैतिक मूल्यों की कमी, चौथा है खराब आर्थिक दशा। तो इसमें से सारे ऑप्शन आपको सही लग रहे होंगे, लेकिन इसमें झोपड़पट्टी की क्या पहचान है वो आपको बताना है। तो झोपड़पट्टी की पहचान है कि उनकी आर्थिक दशा जो है वो खराब रहती है। जो लोग झोपड़पट्टी में रहते हैं उनकी आर्थिक दशा इतनी अच्छी नहीं होती है कि वो अपना खुद का घर बनवा सकें या फिर जाके बिल्डिंगों में रह सकें। तो जाहिर सी बात है उनकी आर्थिक दशा बहुत ही खराब होती है। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 28। लास्ट 2-3 क्वेश्चन बचे हुए हैं। आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप मेरा वीडियो देख रहे हैं, आपको अच्छा लगता है, आपको हेल्पफुल लगता है, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करने में आप क्या जाता है, आप वीडियो को लाइक कर दिया करिए। इससे थोड़ा हमें मोटिवेशन मिलता है और बाकी के जो लोग आते हैं चैनल पे उनको भी मतलब वो यही देख करके वीडियो देखते हैं कि इस पर कितने लाइक हैं, कितने व्यूज़ हैं, तभी वो वीडियो देखते हैं। बाकी वो वीडियो चालू करके ये अंदर का कंटेंट नहीं देखते हैं कि हाँ क्या है क्या नहीं है, तो वो ऐसे ऊपर से देख कर चले जाते हैं। तो प्लीज़ आप लोग थोड़ा कोऑपरेट कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आप वीडियो देखते हैं, मतलब ज़्यादातर लोग, क्योंकि जब हम जाके एनालिटिकल में देखते हैं तो वहाँ पे कम से कम 75-80% लोग जो चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए होते हैं वो वीडियो को देखते हैं। जो वॉच टाइम होता है वो जो नॉन सब्सक्राइबर हैं उनसे होता है। सब्सक्राइबर जो है वो उनका तो कम ही रहता है, लेकिन इसका मतलब है ना कि आप लोग वीडियो तो देखते हैं पूरा, लेकिन आप लोग ना वीडियो को लाइक करते हैं, ना ही कमेंट करके अपना फीडबैक देते हैं और ना ही चैनल को सब्सक्राइब करते हैं। तो फ्री में अगर आपको कोई चीज़ें मिल रही हैं तो आप बदले में इतना कर दीजिए। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। संपत्ति चोरी है, इस तरह की तीखी आलोचना करने वाले चिंतक कौन हैं? प्रोधो, मैकियावेली, मैकलेनन, जैक्स। तो इसका भी राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। ये भी बहुत फेमस लाइन है, ये प्रोधो का लाइन है कि संपत्ति जो है वो चोरी है। और इनका जो है एक प्रसिद्ध कृति भी है इनकी, जो कि 1840 में आई थी, व्हाट इज प्रॉपर्टी। और इसी में इन्होंने जो है ये मान्यता दी थी कि संपत्ति जो है वो चोरी है, यानी वो उसे इसके खिलाफ है। इनका मानना है कि जिसके पास ज़्यादा संपत्ति होती है वो सही नहीं है, वो एक तरह से चोरी है। अगला क्वेश्चन देखते हैं 29। एक व्यक्ति जो पूर्णतः पथभ्रष्ट होता है वह बिना किसी चिंता के समाज में रह सकता है। एक बहुत उन्मत्त व्यक्ति हो सकता है, समाज में रह पाने में कठिनाई अनुभव करता है, जीवन में मौज उड़ा सकता है। तो अगर एक व्यक्ति जो है वो पूरी तरीके से पथभ्रष्ट है, मतलब वो गलत रास्ते पे है, तो वो उसके बारे में आप क्या कहेंगे? तो देखिए इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, वो समाज में रह पाने में कठिनाई अनुभव करता है। क्यों करता है? क्योंकि जो पथभ्रष्ट व्यक्ति होता है वो अनुशासनहीन होता है, यानी उसमें अनुशासन नहीं होता है, और वह समाज में रहने के कारण समाज के जो मानदंड होते हैं वो उन मानदंडों को पूरा नहीं कर पाता है, तो इसीलिए वो जो है समाज में रहने में कठिनाई अनुभव करता है। अगला क्वेश्चन देखिए, लास्ट क्वेश्चन है हमारा, क्वेश्चन नंबर 30। किसने प्रौद्योगिकी की प्रकृति तथा मनुष्य के व्यवहार करने का ढंग एवं उत्पादन की प्रक्रिया माना है जिससे व्यक्ति जीवित रहता है? पहले हैं कार्ल मार्क्स, दूसरे हैं ऑकबर्न, तीसरे हैं ए.के. सरन और चौथे हैं लेपियर। तो प्रौद्योगिकी को प्रकृति तथा मनुष्य के व्यवहार करने का ढंग एवं उत्पादन की प्रक्रिया किसने माना है, मतलब जिससे व्यक्ति जीवित रहते हैं?
तो देखिए इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, ऑकबर्न ने। ऑकबर्न जो है इन्होंने प्रौद्योगिकी को प्रकृति तथा मनुष्य के व्यवहार करने का ढंग एवं उत्पादन की प्रक्रिया माना है, जिससे क्या होता है कि व्यक्ति जीवित रहते हैं। तो ये आज का हमारा जो है तो ये आज का हमारा 30 क्वेश्चन था। आई होप आपको वीडियो हेल्पफुल लगा होगा, और आपको जो भी क्वेश्चन में डाउट हो आप उसे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और पिछले क्लास के भी वीडियो में बहुत सारे लोगों ने कमेंट किया है कि कुछ क्वेश्चन गलत हैं। तो देखिए जितने भी बुक हैं सब में अलग अलग कहीं ना कहीं आंसर गलत सही दिया ही रहता है। ऑथेंटिक जो है आंसर वो मिलना मुश्किल होता है थोड़ा, और मतलब हम इतने भी बड़े विद्वान नहीं हैं कि हमें जितने भी क्वेश्चन हो सभी के आंसर एकदम राइट रटे ही हों। तो आप लोग को अगर कोई ऑथेंटिक सोर्स मिलता है तो आप जो है ज़रूर कमेंट करके बताया करिए कि इस क्वेश्चन का ये आंसर होगा। और बाकी सारे क्वेश्चन नहीं गलत होते हैं, आपको एक दो क्वेश्चन ऐसे मिल जाएंगे जिनके आंसर इधर उधर हो सकते हैं, क्योंकि अलग अलग बुक में गलत छप जाता है तो लोग जो है वही जानते हैं। बाकी वीडियो को आप लोग लाइक कर दीजिएगा, और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। वीडियो बनाते हैं और इतने कम व्यूज आते हैं तो उसका कोई मतलब नहीं निकलता है। तो इसीलिए अब आप लोगों से रिक्वेस्ट करते हैं बार बार कि आप लोग प्लीज़ वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।